हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो जैसा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DBBB के आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो PRT का आपका सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश और हिंदी का। और एक ख़ास बात रहने वाली है आज की इस वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपका कॉमन पेपर में 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो PRT लेवल पर और आप TGT लेवल पर कह लीजिए या PGT लेवल पर कॉमन पेपर में जो इंग्लिश और हिंदी आती है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में खास बात क्या है वो आपको अभी पता चलेगी कि मैं इस सिलेबस के हर एक टॉपिक के साथ में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, जिससे कि आपको जो न्यू आप जो फॉर्म भरने वाले हैं या जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है उनको भी ये समझ में आएगा कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सिलेबस के बारे में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स जो है DBBB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में आप इस हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले हिंदी के सिलेबस की, तो हिंदी के सिलेबस में आपकी सबसे ज़्यादा क्या है, 20 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ हिंदी ग्रामर ही पूछी जाती है। ठीक है, एक जो आपका एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ में भी एक दो क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में से मिलेगा, अदरवाइज उसमें भी आपसे ग्रामर ही पूछी जाती है। ठीक है, उस ग्रामर में अगर हम बात करें तो क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक आता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये आपका DBBB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वहाँ से मैंने उठाया है एग्जाम में से आपके। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये पूछा गया आपसे कि सर्वनाम ज्ञात कीजिए, आपको एक वाक्य दिया है, तो निजवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक है, क्योंकि बोला है कि तुमसे कोई मिलने आया था, मतलब कौन मिलने आया था ये नहीं पता, अनिश्चय चीज़ है तो अनिश्चयवाचक हो गया। तो ये आपका क्या है, सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे संज्ञा और सर्वनाम से फ्रेम होते हैं। यही आपके पास में 4 चीज़ें ऐसी दी होंगी और ये कहा होगा कि इनमें से आपको संज्ञा छांटनी है या संज्ञा के कई भेद होंगे, उसमें से आपको पता करना होगा कि कौन सा भेद इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से मैच करता है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक रहता है संज्ञा और सर्वनाम से। एक क्वेश्चन आपका आप देखेंगे सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं या तो संज्ञा से या तो सर्वनाम से आता है। इसके अलावा जो मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और आपके सिलेबस में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पुरुषवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन जो है कई बार फ्रेम हो जाता है आपका। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ये आपको ज्ञात करना है। वो अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, तो ये कौन सा है, ये अन्य पुरुष है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें हम अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो ये वही है आपका हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, वह मतलब आपका अन्य पुरुष हो गया, यानी कि थर्ड पर्सन हो गया। अगर मैं या मुझसे रिलेटेड बात होती है तो हम इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तुम या तू या तुमने ऐसा कहा तो हम इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। और अगर वह या उसने कुछ कहा, इसका मतलब किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर सर्वनाम में फ्रेम होते हैं तो आपके ये जो सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भेद से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते देखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड टॉपिक आपका रहता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ से। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों से। मुहावरे किस तरीके से पूछे जाते हैं, कई बार आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है, कि कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, हम अपने दुश्मनों को डैश समझते हैं। ठीक है, तो हम अपने दुश्मनों को क्या समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ नहीं समझते हम उनको अपने सामने। तो इस तरीके से कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आपको मुहावरा दिया जाएगा, कभी कभी यहाँ पे गाजर मूली दे देंगे और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे होंगे और आपको कहेंगे सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग इस मुहावरे का कौन सा आ रहा है इन 4 ऑप्शंस में से, वो आपको छांटना होगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें या थर्ड टॉपिक की हम बात करें, एक्चुअली कहूँ ये सारे के सारे मैं आपको टॉपिक बता करके चल रही हूँ, आप इनको प्लीज़ नोट डाउन करें। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये आपके सिलेबस में आता है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान पूछा जाता है वो बिल्कुल कॉमन सेंस के बेसिस पे होता है। कभी कभी यहाँ जो रिक्त स्थान पूछा जाता है उसमें भी आपको कई बार लॉजिक लगाना होता है कि इसमें संज्ञा कौन सी होगी, सर्वनाम कौन सा होगा, लिंग कौन सा होगा, वचन कौन सा होगा।
होगा, ठीक है। और कई बार क्या है, आपको एक लॉजिक के बेसिस पे इसका आंसर देना होता है। जो डैश व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता, मतलब जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता। ये कॉमन सेंस के एक दो आपसे रिक्त स्थान जो है वो पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक आपका हो गया। फोर्थ टॉपिक संधि से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी आपका हो गया। अभी और साथ में क्या है आपके साथ में, ये है आपका विसर्ग लगाए हुए हैं यहाँ पर 2 और प्लस कार है, तो ये क्या बन जाएगा, आविष्कारी। जो विसर्ग होता है इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, तो आधा श भी हम इसको लेकर के चलते हैं। संधि से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है आपका यहाँ से। समास से एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि यथाशक्ति जो है वो कौन सा समास है, तो आप क्या है, अव्ययभाव समास है आपका, ठीक है। तो फिफ्थ टॉपिक हो जाता है आपका समास का, ठीक है। इस तरीके से DEET+B के सिलेबस को मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने डिस्कस किया होगा, पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं टॉपिक से, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है या विपरीतार्थक शब्द बताना है। प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विलोम शब्द, ये आपका 6 नंबर टॉपिक। 7 नंबर टॉपिक आपसे पूछा जाता है पर्यायवाची। एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों से, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया कि कोश जो है उसका पर्यायवाची क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि कोश का पर्यायवाची क्या होता है, खजाना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8th टॉपिक के बारे में। एक्चुअली 7 नहीं है, ये 8th टॉपिक है। लिंग और वचन से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत ईजी पूछ लेते हैं, आपकी किस्मत पे है वो, ठीक है। जैसे कि ग्वालिन का पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, ग्वाला हो जाएगा। यहाँ पे ग्वाला दे सकते हैं आपको, और उसका स्त्रीलिंग शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा, तो ग्वालिन हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड, कुछ ट्रिकी वर्ड्स आपको दे देते हैं कि इसका जो बहुवचन होगा वो क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से, या फिर आपको बहुवचन दे रखा है और आपको कहेंगे कि इनमें से एक वचन जो है वो क्या होगा इनमें से। तो इस तरीके से आपका लिंग और वचन से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वाक्य जो है उससे भी एक क्वेश्चन आता है, और कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में आपका वाक्य से आया हुआ है कि वाक्य के जो प्रकार होते हैं, जो भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि रमन ने घर का काम किया और खेलने गया। जब भी आप देखेंगे कि और लगा हुआ होगा, ठीक है, 2 वाक्यों के बीच में कोई एक व्यक्ति 2 काम कर रहा है और लगा हुआ है, तो वो ज़्यादातर क्या होता है, आपका संयुक्त वाक्य होता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे नियम होते हैं। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता के चल रही हूँ, ठीक है। दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये 2 लगातार साल जो है इस वाक्य से क्वेश्चन आया, और हर बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो वाक्य से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ममता समझदार ही नहीं बल्कि प्रतिभावान भी है। समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। अगर ये और होता यहाँ पे, ममता समझदार और प्रतिभावान है, तो क्या हो जाता, संयुक्त वाक्य हो जाता। तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग नियम होंगे मिश्र वाक्य के, संयुक्त वाक्य के, वो आपको पढ़ने होंगे ग्रामर से, ठीक है। तो वाक्य से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है जो इस तरीके से आपका आता है। इन टॉपिक से मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले तो मैंने आप लोगों के लिए उठाए हैं। गद्यांश आपका पूछा जाता है 4 या 5 नंबर में। आपका जब एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, उसमें क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे आपके, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन वहाँ से पूछे होंगे कि इस गद्यांश का टाइटल या शीर्षक क्या निकल सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन कोई एक उसमें से होगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ग्रामर से रिलेटेड ही मिलेंगे, गद्यांश में से भी, ठीक है। अवयव आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय भी आपसे पूछे जाते हैं। रस, छंद और अलंकार भी पूछा जाता है DEET+B में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपसे पूछा जाता है आपके सिलेबस में, ठीक है। गद्यांश रिपीट हो गया है, सॉरी। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। क्या होगा कि आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे होंगे कि इनमें से इसका जो सही बिल्कुल उचित तरीके से लिखा हुआ कौन सा शब्द है इनमें से, वो आपको बताना है, ठीक है। या फिर गलत कौन सा है इन 4 में से, वो बताना है आपको। तो आपको बताना है किस में मात्रा गलत हो सकती है, किसी में कोई और अशुद्धि हो सकती है, वो आपको बतानी है। तो ऐसे ही वाक्य की अशुद्धि भी आपको छांटनी होती है, और ऐसे ही शब्द की अशुद्धि आपके लिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है पक्का पक्का, ठीक है। वाच्य और क्रिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। आपके सामने अगर उन्होंने 4 आपके सामने ऑप्शंस दे दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो अकर्मक क्रिया का है, कौन सा उदाहरण आपका सकर्मक क्रिया का है, तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको कहूँ, ओवरऑल इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो हिंदी की मैंने आपको बुक बताई थी सामान्य हिंदी, वहाँ से आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वो बुक नहीं परचेज करनी है, आपके पास में NCERT की बुक्स है, आपके आसपास में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी भी आप बेसिक व्याकरण की बुक अगर पढ़ते हैं, तो आपके ये सारे टॉपिक्स जो है आराम से वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट से इंग्लिश के सिलेबस पर।
अभी आपका सेम सिलेबस है, जो आपने हिंदी में देखा वही सेम टू सेम सिलेबस आपका इंग्लिश में है। कुछ कुछ टॉपिक्स आपके अलग हैं, जैसे कि ईडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो आपको देखने हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम देखो अब यहाँ पे क्या है, एक ईडियम आपको दे दिया है और 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि इस ईडियम का बेस्ट जो एक वो हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है। आपको बेस्ट छानना है कि इस ईडियम को कौन सा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, यानी कि जब हम बोलते थे ना, जैसे हम लोग प्रेयर में खड़े होते थे कि एक हाथ के डिस्टेंस पे खड़े हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब कि टू कीप एट अ डिस्टेंस, ईडियम का मतलब हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या है, 4 ऑप्शंस होंगे इस तरीके से ईडियम और फ्रेजेस के लिए आपको छांटना होगा। वहाँ पर किसी भी तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन आपको घुमा करके, तो ईडियम फ्रेजेस को आपको ध्यान से करना है। इसमें क्या है, आपको एरर डिटेक्शन दिया हुआ है। ये जो एरर डिटेक्शन का पार्ट है, आपका जो टॉपिक है, इसमें आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें इस लाइन के, इस पूरे लाइन के 3 पार्ट बना दिए, 4 पार्ट बना दिए हैं कि इस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में एरर है, इस वाले में एरर है, या फिर एरर नहीं है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ज़रूर कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, DSSS भी ऐसा आंसर भी दिया है कि जिसमें कोई एरर नहीं है। इस वाक्य में क्या है, एग्जैक्टली कोई भी एरर नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो आप 4 नंबर पे भी आराम से जा सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। एरर डिटेक्शन में ऐसे आंसर भी आपका बोर्ड जो है वो देता है कि कोई एरर नहीं है। इसी तरीके से आपके सामने ये जो वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इस तरीके से भी आते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने देखा है हर प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे इस तरीके का आया हुआ है कि रीअरेंज करना है आप इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, ये क्या है आपका, सियामिक इज एन इनोवेटिव एंड पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सीक्वेंस है, ये अच्छे तरीके से बन गया। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, RPSQ, यानी कि R नंबर वाला जो ये पहले आएगा, फिर P आएगा, फिर S आएगा और फिर Q आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, एक वाक्य को अरेंज करना होगा। इसी तरीके से ये वाला वाक्य भी है, यहाँ पे इसका आंसर है QRSP, यानी कि सबसे पहले Q, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे Q, सेकेंड नंबर पे आपका फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आएगा, Q आएगा, सेकंड नंबर पे आपका R आएगा, थर्ड नंबर पे आपका S आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका P आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। हिज प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिमसेल्फ शोज हिज एबिलिटी टू एक्नॉलेज हिज शॉर्टकमिंग्स। तो ये पूरा वाक्य जो है वो सही तरीके से अरेंज हो गया, इसका आंसर ये वाला रहेगा। तो आपका वाक्य से क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। DSSS में टेंसेस से क्वेश्चन आ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल डीप आपको टेंसेस पढ़ने हैं, बट हाँ, आपको टेंसेस के जो नियम होते हैं उसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। एरर डिटेक्शन में भी होगी, और किसी भी दूसरे आपके लिए भी अगर कोई भी आपको सेंटेंस दिया हो तो उसको पहचानने के लिए एटलीस्ट आपको ग्रामर के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको आपको इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आप इस सेंटेंस में इम्प्रूव करके उसको लिख सकते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश ऑल हर चोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी फिनिशेज होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट का बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, शी फिनिशेज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, थोड़ा सा टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े से उसके नियम कानून पता होने चाहिए टेंसेस के। इसी तरीके से ये है, जैसे कि इसमें भी आपको क्या है, एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। आई डैश 2 ब्रदर्स, तो आई एम हैविंग, आई हैज़ हैविंग, आई हैव नहीं, आपको सभी को पता होगा इतना कि आई के साथ में आपका क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, हम लोग बोलते भी है ना, जैसे कि आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव 1 सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर। तो ये आपको किससे पता चलेगा, थोड़ी सी आपको कई बार हमें ये चीज़ कॉमन सेंस से पता चल जाती है, कई बार लेकिन टेंसेस का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी सेम चीज़ है आपकी, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ ऐसे हैं जो टेंसेस से रिलेटेड है। इसके अलावा आपका चौथा नंबर टॉपिक आता है एंटोनिम से रिलेटेड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि ग्रिम का एंटोनिम क्या है, तो ग्रिम का एंटोनिम क्या होता है आपका, प्लेजेंट होता है। तो इस तरीके से आपसे एक एंटोनिम पूछा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ऑपोजिट वर्ड पूछा गया, चाहे वो एंटोनिम बोल दे, चाहे वो ऑपोजिट वर्ड बोल दे, दोनों सेम चीज़ है। डिलेमा का मतलब क्या होता है, डिलेमा का मतलब होता है कोई दुविधा होना, कन्फ्यूजन होना। और इसी तरीके से इसका एंटोनिम क्या होगा, कॉन्फिडेंस, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल अपने ऊपर आत्मविश्वास होना या कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, वोकैबुलरी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। मैं अगेन आपको याद दिला दूं, इनको आपको नोट डाउन करना है, प्लीज़ इनको सबको नोट डाउन कीजिए। जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, नो प्रॉब्लम, बट इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिए। ठीक है,
इसमें क्या है, 4 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड बताना है कि इंटेलिजेंस की सही स्पेलिंग कहाँ पर लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे इंटेलिजेंस की सही स्पेलिंग है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, वोकेबलरी से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो जजमेंट वर्ड की आपकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है कि जजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपकी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो JUDGMENT ये आपकी जजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो ये वोकेबलरी से क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से बनते हैं आपके। इसी तरीके से कोई सेंटेंस दिया होगा, आपको पूछेंगे कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट आपका जो है साउंड कर रहा है, तो वो भी आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछा जाता है सिनोनिम हो गया, ग्रामर पूछी जाती है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, कॉम्प्रीहेंशन आपका आता है 4-5 नंबर का, लेकिन उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो आपके पैसेज से होंगे, अदरवाइज सारा कुछ उसमें भी ग्रामर ही पूछा जाता है। पैसेज में से उठा के ग्रामर पूछी जाती है। फ्रेजेस आते हैं, प्लूरल फॉर्म्स भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि ये वर्ड है और इसकी प्लूरल फॉर्म जो है इन 4 में से कौन सी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जो जनरल इंग्लिश की एक बुक होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें ये सारे टॉपिक्स जो आपको है मिल जाएंगे। वर्ब भी आपको करना है इसमें, अगर मैं भूल गई हूँ बताने में तो। ठीक है, वर्ब भी आपको करना है, टेंसेस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से करनी है। DSSS भी एक जॉब एग्ज़ाम है और आपको बिल्कुल ही सीरियस तरीके से इसकी प्रिपरेशन जो है वो एक बार तो लग करके करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इनमें से आप खुद देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए साथ में, मैं भी खैर डिस्कस करूँगी। मैं इसका नहीं करूँगी, मैं साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी DSSS के लिए। और जो एक एडवांस साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी, जो कि आपको DSSS में, UP टेट में, KVS में कहीं भी आप जाते हैं तो आपको हेल्प करेंगे वो बिल्कुल। ठीक है, मतलब CTET से थोड़ा लेवल अप रहेगा उन क्वेश्चंस का, वो मैं जल्द ही सीरीज स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक डिस्कशन था जो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके कि क्या टॉपिक आता है और उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो आने वाले DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन हिट करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दें, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन फील होता है और आपसे एक कनेक्शन फील होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।